तो साथियों नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप रोज सीख रहे हैं नए नए प्रश्न को और हल करने का तरीका। और साथ में चल रहा है लगातार हमारा रिवीजन क्लास। तो हम रिवीजन क्लास में आज आपके लिए लेकर के आए हैं 1857 के विद्रोह का परिणाम। आप विद्रोह का कारण पढ़ चुके, विद्रोह के दौरान घटने वाली घटनाओं को पढ़ चुके कि किसने कहां से नेतृत्व किया। कारण में हम आपको बताया चर्बी वाला कारतूस, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, है ना, डलहौजी का वो गोद निषेध नीति वाला राजनीतिक कारण, सैनिक कारण। फिर आपको बताया हम कि कैसे विद्रोह में किसने कहां से नेतृत्व किया। तो मंगल पांडे शुरुआत करते हैं, पूरा विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर करते हैं, अवध से बेगम हजरत महल करती हैं, बिहार से वीर कुंवर सिंह करते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम बताए कि आखिर विद्रोह विफल क्यों हो गया, उसके कारण का भी चर्चा कर चुके हैं, क्लास ऑनलाइन में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकल कर आया, क्या इतिहास में ये मायने रखता था कि नहीं, भारत के इतिहास पर, भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो जब आज आप ये क्लास कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 की घटना जो थी एक महत्वपूर्ण घटना थी भारत की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। तो उन सभी परिणामों को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दीर्घोत्तरी में बिल्कुल ये 12th में पूछा जाता है, आप बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। पॉइंट हम लिख दिए हैं, केवल इस पर डिस्कस करेंगे और ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह का परिणाम, क्या क्या रिजल्ट निकल करके आया है। कुछ भी घटना होती है उसका कुछ न कुछ परिणाम आता है। आप परीक्षा देंगे, अगर आप अच्छा मेहनत किए होंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो हर एक घटना का, हर एक एक्शन का कुछ न कुछ रिएक्शन होता है। इट मींस कह सकते हैं हर एक एक्शन का कुछ न कुछ रिजल्ट होता है, चाहे वो गुड रिजल्ट हो या बैड रिजल्ट हो। तो भारतीय राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले है इसमें मुगल सत्ता का अंत हो गया। ठीक है, मुगल के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा, क्योंकि आप पढ़ भी चुके हैं, रिवीजन में आ गए हो तो पता होगा कि मुगल वंश का स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था, ये पता होगा। फिर हम लोग देखे कि कैसे मुगल के साम्राज्य को, है ना, लोग बढ़ाए, हुमायूं बढ़ाए, जहांगीर बढ़ाए, शाहजहां बढ़ाए, अकबर बढ़ाए, सब कोई बढ़ाते चले गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि औरंगजेब के बाद मुगलों की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन 1857 के विद्रोह तक मुगल थे यहाँ, उनका शासन चल, बल्कि भारत के अन्य राज्यों से उनका पकड़ छूट गया था, लेकिन अभी भी वो दिल्ली के लाल किला में बैठे थे, वहां से शासन कर रहे थे, उतना जितना भी क्षेत्र होगा वहां कर रहे थे। लेकिन इस विद्रोह के बाद उनका शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अंग्रेज तो पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि मुगलों को हटाना है, लाल किला खाली करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा गलती यह हुआ कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी करने चले गए थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, आप कह सकते हैं। विद्रोह को कुचल दिया अंग्रेजों ने। तब बहादुर शाह जफर को कहा गया कि आप तो दोषी हैं, आपने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, आपको विद्रोहियों को मना करना चाहिए था। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम शासक कौन हुए मुगल? अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें कि मुगल का अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंतिम शासक हो गए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, है ना। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया? तो इन्हें गिरफ्तार किया गया है हुमायूं का मकबरा से, है ना। हुमायूं का मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया इनको। ठीक है, अब गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया? इनको भेज दिया गया रंगून, है ना, जो वर्तमान में कहां है? बर्मा में। समझ गए? इतनी बात याद रखेंगे कि जिस मुगल वंश का स्थापना बाबर ने 1526 में किया था, वो मुगल वंश 1857 के विद्रोह के बाद भारत से समाप्त हो गया। मुगल शासन समाप्त, है ना। इनके लड़के को भी कहीं भेज दिया गया, कुछ की हत्या कर दी गई और इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां बाद में इनकी वही मृत्यु हो गई। फिर यहाँ पे वो नहीं आए।
समझ गए इतनी बात? तो ये याद रखना आप, ठीक है। दूसरा है कंपनी के शासन का समाप्ति। अभी तक भारत में जो है, जो चाहे आप देखें 1757 की लड़ाई हो, चाहे फिर 1764 का बक्सर का युद्ध हो, सब युद्ध का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। यहाँ ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन यहाँ जो शासन चलाने का काम था, जो भी व्यापार हो रहा था, जो भी यहाँ पे युद्ध वगैरह हो रहा था, सब में भाग ले रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को इसमें बहुत लॉस हुआ, उसके कई अधिकारी मारे गए, अपार धन का क्षति हुआ, कई मतलब हथियार बहुत सारा लूट लिए गए, शासन पर से पकड़ ढीला हो गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, और वो एक अधिनियम लेकर के आती है, भारत सरकार अधिनियम 1858, है ना। एक अधिनियम लेकर के आती है कि भारत सरकार, ध्यान से आप सुनेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858, और इस अधिनियम के द्वारा अब जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पर शुरू हो गया। समझ गए? डायरेक्ट क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई, और वहीं से अब शासन शुरू हो जाता है। यह भी बड़ा परिवर्तन कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, लेकिन इस विद्रोह के बाद शासन जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश सरकार खुद चलाने लगी। ठीक है, ये बात भी समझ, यानी मुगल का शासन का अंत तो हुआ ही, कंपनी के शासन का भी अंत हो गया। ठीक है, फिर देखें गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन। आप बताएंगे कि विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल नहीं रहा, उसके शक्ति को और बढ़ा दिया गया, और उसके पद का नाम कर दिया गया वायसराय, है ना, वायसराय। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय भी वही है, लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। देख पा रहे होंगे आप कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग व्यक्ति वही था, उसका पद बदल दिया गया। कब? 1857 के विद्रोह के बाद। समझ पा रहे हैं? उसकी पद का नाम बदल गया, थोड़ा शक्ति उसकी बढ़ा दी गई, प्रतिष्ठित थोड़ा सा शक्ति बना दिया गया, क्योंकि वो कंपनी का नहीं है। जब तक वो कंपनी का था तब तक कहलाया गवर्नर जनरल, और जैसे ही ब्रिटिश सरकार सत्ता में ली थी, कहती अब गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, उस पद को हम वायसराय करेंगे, और थोड़ा और शक्ति उसे प्रदान कर दी गई। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आ जाता है ना। क्या घोषणा पत्र आता है? तो जो यहाँ के राजा विद्रोही हो गए थे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, उनको विश्वास को जीतना था और उन्हें अपने समर्थन में लाना था। तो घोषणा पत्र आया, जिसमें गोद निषेध नीति जो लागू था डलहौजी, उसे समाप्त कर दिया गया। यहां अब आप गोद ले सकते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत वही था, उसको भी लागू कर दिया गया। वेलेस्ली का जो सहायक संधि था उसे रद्द कर दिया गया। धार्मिक छूट दी गई। इस तरह से जो कारण था नाराज होने का विद्रोहियों का, उसमें थोड़ी रियायत दी गई, और लोग जो है सो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया से जुड़े, और अंग्रेजों के प्रति विश्वास को बढ़ाने का काम कि अंग्रेज आपके भलाई के लिए हैं, ऐसा उसने घोषणा पत्र में लिखा, और इनके विश्वास को जीतने का काम किया। यह भी 1858 में आया है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ठीक है, ये 4 कारण आप क्लियर है आपके पास। 5वां है सेना का पुनर्गठन। देखिए, ये विद्रोह 1857 में राजवाड़े भाग लिए, और साथ साथ सैनिकों का बहुत बड़ा रोल था। सैनिक विद्रोह नाम भी पड़ा इसका। क्यों? क्योंकि विद्रोह का शुरुआत सैनिक मंगल पांडे ने किया था। अब मेरठ छावनी से लोग उठ करके दिल्ली गए थे, विद्रोहियों में सैनिकों का संख्या ज्यादा था, सारा हथियार लूट लिए थे ये लोग। तो अब थोड़ा सा सेना के पुनर्गठन किया गया, सेना के संरचना में बदलाव किया गया। क्या किया गया कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का संख्या बढ़ाया गया, अंग्रेज सैनिक की संख्या बढ़ा दी गई, है ना, कि ये लोग विद्रोह भी करेंगे तो हमारी संख्या ज्यादा रहेगी। दूसरी घटना हुई कि जहां पे हथियार रहता था,
है ना, हथियारों का जहां देखभाल होता था, तोपखाना का देखभाल होता था, वैसे जगह से भारतीय सैनिकों को हटा करके वहां पर यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति कर दी गई। वहां पे उस जगह पे, हथियार के जगह पे, कि हथियार का देखभाल यूरोपीय सैनिक करेंगे, ना कि भारतीय सैनिक करेंगे। डर बना हुआ था कि कहीं फिर विद्रोह हुआ तो ये लोग सारा हथियार उठा कहीं चल देता है और उसी हथियार से अंग्रेज अधिकारी की हत्या करता है, अंग्रेजों का लूटपाट करता है अंग्रेजों के साथ। तो इसलिए सेना में ये पुनर्गठन किया गया और पील कमीशन लाया गया था, है ना। इसके लिए लाया गया था पील कमीशन। कब लाया गया था? 1858 में। आपसे पूछेगा कि किस कमीशन के द्वारा सेना के पुनर्गठन किया गया, तो पील कमीशन के द्वारा किया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। सारे परिणाम महत्वपूर्ण है। अब पूरी क्लास अगर आप सुनते हैं तो आसानी से लिख देंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं। भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाने की नीति। अब अंग्रेज यहां पे देखे थे कि ये जो विद्रोह इतना बड़ा हुआ, इसमें हिंदू और मुसलमान एक हो गए और एक होकर के उन्होंने अंग्रेजों पे हमला किया था। सुअर की चर्बी मुसलमान नहीं लेते थे, गाय की चर्बी हिंदू नहीं ले सकता था, तो दोनों मिल गए। दोनों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। मस्जिद के भी जमीन अधिग्रहण किए जा रहे थे, मंदिरों के संपत्ति को भी अधिग्रहण किया जा रहा था। तो देखे ना, बेगम हजरत महल भी लड़ रही है, वीर कुंवर सिंह भी लड़ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ रही है, अहमदुल्ला भी लड़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से सब मिल करके लड़े थे। तो अब अंग्रेजों को लगा कि इनकी एकता को तोड़ना है और यहाँ पे सांप्रदायिक नीति अपनाया। और शुरुआत में क्या किया अंग्रेजों ने? हिंदुओं के प्रति उदारता दिखलाई और मुसलमानों का दमन किया। अब इस कारण से मुसलमान अंग्रेजों के दुश्मन तो मानने ही लगे, साथ साथ हिंदुओं को भी अपना दुश्मन मानने लगे और ये खाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अंग्रेजों का जो फूट डालो और बांट कर, ये फूट डालो और शासन करो का जो नीति था, यहीं से शुरू होता है। यहीं से उन्होंने ये बीज बोया जो आज तक हमारे समाज में बना हुआ है। दोनों वर्गों में लोग बटे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो ये अंग्रेजों का ही देन है। इसी कारण भारत का विभाजन हुआ है और कई सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं। तो ये यहीं से शुरू होता है। ये अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाने की नीति। तो उम्मीद है आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और कैसे लिखना है, पहले आप पॉइंट लिख देंगे, मुगल सत्ता का अंत, और फिर वहां पर डैश देकर के आप लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत से मुगल सत्ता का समाप्ति हो गया, अंत हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और उनके सारे वंशजों की हत्या कर दी गई। उनके सारे जो उत्तराधिकारी थे उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह से भारत में जो 1526 में बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, वो 1857 के विद्रोह के बाद समाप्त हो। बहुत आसान है। तो इस तरह से मेरी बात को आप सुने होंगे तो लिख पाएंगे। और अब हम क्या बताएंगे, 1857 का विद्रोह आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने हम रखेंगे और बिल्कुल आप उसका आंसर करना और साथ साथ और लोगों के पास शेयर कीजिए जो देख सकें और इस तरह के प्रश्न को हल कर सकें और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर सकें।